साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और उसके बाद में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो एक तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है ये किस एक्ट के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। अब आप सोचेंगे ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको क्यों कहते हैं। तो मॉर्ले बेसिकली उस समय का ब्रिटिश इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और उस समय जो लॉर्ड मिंटो था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से इनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। तो इस एक्ट से सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ कि इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, ये हमारे सबसे काम का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि जब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे साइज़ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इंक्रीज़ करने की बात की गई। तो बिल्कुल यहाँ पे इंक्रीज़ करने की बात की गई, और ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बट एट द सेम टाइम प्रोविंशियल लेवल पे भी इंक्रीज़ करने की बात की गई थी। सेंट्रल आपको पता ही है कि अर्लियर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे, जैसे आज का पार्लियामेंट अगर हम कंसिडर करें तो पहले, और ख़ास करके लोकसभा वाला जो एंगल है, तो पहले 16 मेंबर हुआ करते थे, इसको इंक्रीज़ करके 60 कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल लेवल के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करते थे वहाँ पे भी नंबर को इंक्रीज़ किया गया, तो वो अपने इतने काम का नहीं है। तो पहली दो लाइनें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दो स्टेटमेंट इस एक्ट के बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब बोथ लेवल पे, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो मेंबर्स हैं एमपी और एमएलए जो हैं, नाउ दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, अभी इससे पहले हमने कौन सा एक्ट देखा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो आपके एमपीज़ थे वो बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते थे लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का क्या मतलब होता था कि एक बार अगर कोई आपने सवाल किया और जिसे आपने सवाल किया अगर उस मिनिस्टर ने एक बार रिप्लाई कर दिया तो आप उसके बाद उसी टॉपिक से और दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे, मतलब कि इसी को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, तो ये भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अगला स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अब पहली बार बात की गई कि अब इंडियंस को इंक्लूड किया जाए जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पर। साथियों, अगर आपको याद हो तो हमने 1861 का जो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे एक प्रोविज़न था कि इंडियंस को अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड करें। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो अगले साल ही इंडियंस को इंक्लूड कर लिया गया, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। अब हमारे पास कौन सी बॉडी रहेगी, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वहाँ पे अभी तक इंडियंस का कोई भी इंक्लूजन नहीं था, तो इस एक्ट में लिखा गया कि अब इंडियंस को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अब इंक्लूड किया जाना चाहिए। और फिर आप देखते हैं कि लगभग उसी साल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाता है, और इस तरीके से ये भारत के पहले ऐसे पर्सन बन जाते हैं जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, और इनको इंक्लूड किया गया एज ए लॉ मेंबर। तो यहाँ से भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इस एक्ट का वो था साथियों सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है मुस्लिम्स के लिए किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 1909 का एक्ट था। ठीक, अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है, नाम से क्लियर है, सेपरेट अलग, इलेक्टोरेट सिस्टम इलेक्शन सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम जहाँ पे वोटर भी मुस्लिम होगा और जो कैंडिडेट है वो भी मुसलमान होगा। तो इस तरीके से इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर अगर हम बात करें तो ये जो हम मिंटो की बात करें जो कि वाइसरॉय है, इसको हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्यों, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर यहाँ पे अगर आप ये नंबर याद रखना चाहते हो तो ये नंबर भी याद रख सकते हो कि ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है या फिर 1909 का ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली 8 सीट्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था आउट ऑफ 27 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इनफैक्ट इसमें बहुत सारे प्रोविज़न है। अगर हम 1935 के साथ कंपेयर करें तो इसके आसपास सिर्फ यही एक्ट नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मोंटेगू चैलेंज फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे हमने देखा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक उसी तरीके से इसको हम मोंटेगू चैलेंसफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मतलब कि मोंटेगू जो है उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो चैलेंसफोर्ड है उस समय का वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। तो इसके प्रोविजंस पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो ये था कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने सेपरेट किया। कहने का मतलब है आज के टाइम में अगर आप 7th शेड्यूल देखोगे तो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ठीक इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सेंट्रल और स्टेट लिस्ट एक तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की इस एक्ट के द्वारा। तो एक तो ये भी पॉइंट अपने याद रखना है। जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट से वो है डाईआर्की का इंट्रोड्यूस किया जाना। डाई शब्द जहाँ पे भी आ जाए साथियों आपको पता है कि दो चीज़ों की हम बात करते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू डाईआर्की इंट्रोड्यूस की। अब ये डाईआर्की क्या था, तो डाईआर्की बेसिकली जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, अभी आपने देखा यहाँ पे कि कैसे सेपरेशन ऑफ सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट किया गया था। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, स्टेट लेवल का जो सब्जेक्ट था, वहाँ के जो सब्जेक्ट मैटर था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसी को हम डाईआर्की कहते हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, एक को इन्होंने बोला ट्रांसफर्ड और दूसरे को बोला रिजर्व। तो ट्रांसफर लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते थे, पब्लिक वर्क आता था, हेल्थ आता था, एजुकेशन आता था। अब देखो यहाँ पे जब भी फैसला लेना हो, यहाँ पे जब भी कोई फैसला लेना होगा तो ये जो गवर्नर है वहाँ के जितने भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी मदद से फैसले लेगा। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट था, जैसे जस्टिस सिस्टम हो गया, पुलिस हो गया, रेवेन्यू आ गया, तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी कानून बनाना हो, तो वो क्या करता था कि जो मंत्री थे, मंत्रियों से कोई भी डिस्कशन जो था ये नहीं करता था। मतलब कहने का मतलब है रिजर्व लिस्ट में एक एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी थी ये गवर्नर को प्रोवाइड की गई। तो यही जो सिस्टम था इसे हम डाईआर्की सिस्टम कहते थे। और आपने याद रखना है ये जो डाईआर्की था कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। और स्टेट लेवल के जो लिस्ट थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाने को ही हम डाईआर्की कहते हैं। फिर उसके बाद जो दी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट से वो ये है कि बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, टू हाउसेस। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो इंडिया के बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो उस समय भी सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस समय जो लोकसभा जैसा कॉन्सेप्ट था उसको हम क्या कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 145 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें से 104 इलेक्टेड होते थे और बाकी नॉमिनेटेड होते थे। ठीक उसी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे आज के टाइम पे राज्यसभा है, राज्यसभा को आज भी हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो वहाँ पे 60 मेंबर होंगे जिसमें से 33 जो है ये इलेक्टेड रहने वाले हैं। तो अभी तक साथियों हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ, फिर हमने डाईआर्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर हमने बाई कैमरल सिस्टम जो है उसको सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, और डाईआर्की जो था ये स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ। डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, तो अभी हमने देखा कि ये जो सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट तरीके से होंगे, कुछ जो है इनडायरेक्ट तरीके से भी होंगे। फिर ये जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि हमने 1909 के भी एक्ट में देखा कि पहली बार जहाँ पे इंडियंस को अब इंक्लूड किया जाना शुरू किया गया था। तो अब ये जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें करंट कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। तो इस एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है कि 6 में से 3 जो है वो इंडियंस होने चाहिए। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है उसको और हम एक्सपैंड करें, और इसका बेनिफिट और किसको किसको मिलना चाहिए, सिखों को मिलना चाहिए, एंग्लो इंडियंस को मिलना चाहिए, यूरोपियंस को मिलना चाहिए और इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखते हो कि लगभग पूरा इंडिया को अंग्रेज़ों ने डिवाइड करने की कोशिश की। वोटिंग राइट्स की बात की, ठीक है, और वोटिंग जो है कौन कर सकता है, तो इसके लिए क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया। क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है, अगर वो पढ़ा लिखा है तभी वो वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम हाई कमिश्नर की पोस्ट कहते हैं, और जो पहला हाई कमिश्नर बना था उस बंदे का नेम था विलियम स्टीवनसन। और फिर इस एक्ट का प्रोविजन ये भी कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और साथियों आपको पता है कि 1926 का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे जाके पहली बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। फिर अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात की गई। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम 1919 की बात करें तो अभी तक जो ये सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम थे ये कहाँ पे हो रहे थे, लंदन इंग्लैंड में हो रहे थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि ये जो एग्ज़ाम है ये साइमल्टेनियसली इंग्लैंड और इंडिया दोनों में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और प्रोविज़न इस एक्ट का ये कहता है कि जो सेंट्रल बजट है, ठीक है, सेंट्रल बजट से अब प्रोविंशियल बजट को अलग कर देना चाहिए था, ठीक है। पहले क्या था कि एक ही बजट होता था, सेंटर और स्टेट दोनों एक में ही कवर किए जाते थे। अब इस एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है कि जो बजट है अब उसको हम स्टेट का जो बजट है उसको अब अलग कर दे, स्टेट वाले अलग से बजट इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे आज के टाइम पे होता है, सेंटर का अलग बजट होता है, स्टेट का अलग बजट होता है। और लास्ट में फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा कि जो भी प्रोविजंस हमने इस एक्ट के बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसको स्टडी करने के लिए 10 सालों के बाद एक कमीशन बनाया जाना चाहिए,
ठीक है, ये भी प्रोविजन इन्होंने लिखा। और आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंगली फिर अब 10 साल पूरे कब होंगे, 1929 में, लेकिन 1927 में ही 2 साल पहले ही साइमन कमीशन बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम देखेंगे साइमन कमीशन, फिर उसकी रिपोर्ट्स क्या थी उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को खत्म करने से पहले कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए 1919 के एक्ट के बारे में, कि ये पहला एक्ट था जो कि प्रियम्बल से शुरू होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 1919 का एक्ट था क्या ये प्रियम्बल से शुरू होता है, तो बिल्कुल प्रियम्बल से शुरू होता था। और यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात की गई। तो जितने भी प्रोविजंस अगर आप देखोगे, जैसे एक ही एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, जैसे ये वाला स्टेटमेंट देखिए आप, साइमल्टेनियस सीएससी इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो अब जो इंडियंस हैं अब वो इंग्लैंड में पेपर देने जाएंगे, कितना मुश्किल इन लोगों के लिए होगा। तो अगर इंडिया में भी एग्जामिनेशन हो तो ये कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने भी हमने प्रोविजंस देखे थे ये मोर और लेस काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है इंडिया में हो जाती है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।